हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग दैट अपनी कॉपी एंड पेन अपने साथ रखिए और साथ साथ नोट डाउन करिए। एक और चीज, अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स नहीं पढ़े अभी तक, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, प्लीज गो थ्रू इट। वहां से काफी कंसेप्ट इसके साथ रिलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क एंड एनर्जी पे। तो इस डायग्राम में हमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिनमें कहीं ना कहीं वर्क डन एंड एनर्जी हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए उन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें वर्क के कंसेप्ट को समझना होगा, यूनिट, और उसके बाद 1 जूल को डिफाइन करना है। चलिए देखिए, डिफाइन वर्क। सबसे पहले वर्क को डिफाइन करते हैं। देखिए, अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो वर्क डन क्या है। हमारे पास एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करी और बॉडी अपनी जगह से मूव करके दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो गई। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करी और बॉडी यहां से मूव करके यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, मतलब इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट करी। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे। अगर बॉडी डिस्प्लेस ना करे और हम फोर्स लगाते जाएं तो क्या ये वर्क डन होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे दीवार है, दीवार के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि दीवार अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में क्या हो जाएगी, जीरो। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डस्टर है, डस्टर के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करी कुछ इस डायरेक्शन में और डस्टर यहां से यहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क डन। ठीक है, अच्छा, तो देखिए जरा, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए या फोर्स की डायरेक्शन में ना भी डिस्प्लेस हो, तब उसको क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, वर्क डन का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है? तो जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और चीज मैं लिखना चाहता हूं कि जो वर्क है, ठीक है, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके साथ एक और चीज मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने जर्नल से इंट्रोडक्शन ली थी अबाउट स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये जो स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज है ना, इनका प्रोडक्ट कैसे करना है, उसके लिए भी एक खास टेक्निक होती है। जो स्केलर हैं उनको तो सिंपली मल्टीप्लाई के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं उनकी। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें खास तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है। उनमें से एक होती है डॉट प्रोडक्ट और दूसरी क्रॉस प्रोडक्ट। तो वर्क डन के केस में जो हमारी होती है वो कौन सी होती है, डॉट प्रोडक्ट। मतलब जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डॉट का साइन आ जाएगा। और एक और चीज, जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर ऐसा एक एरो लगा देंगे हम और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी एरो लगा देंगे। क्या, क्यों? क्योंकि ये एरो बताएगा हमें ये जो फोर्स है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वर्क डन के ऊपर तो कोई साइन नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है ये चीज। अभी थोड़ी देर के बाद इसको दोबारा से यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, अभी हमें लिखने हैं एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ वर्क। एमकेएस सीजीएस के बारे में हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो एमकेएस यूनिट अगर लिखें तो वर्क
के यूनिट होंगे जाउल, इट इज डिनोटेड बाय जे, फोर्स के यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के मीटर। ठीक है, ओके। अब जरा देखिए, हमें डिफाइन करना है किसको, 1 न्यूटन को डिफाइन करना है, 1 जाउल को डिफाइन करना है हमें। तो 1 जाउल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। अगर बॉडी के ऊपर मैं 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूं और बॉडी यहां से 1 मीटर डिस्प्लेस कर ले, ठीक है, बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें और बॉडी 1 मीटर अपनी जगह से डिस्प्लेस कर ले, तब हम क्या बोलेंगे, कितना वर्क डन हुआ है, 1 जाउल। ठीक है, कितना वर्क डन हुआ है, 1 जाउल। ठीक है, ओके। इसी तरह से अगर सीजीएस फॉर्म में इस चीज को लिखना चाहें, तो अगर एक बॉडी के ऊपर हम 1 डायन की फोर्स लगाएं, ठीक है, और ये जो बॉडी है ये 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट करे, तब इस केस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, वो होगा 1 के इक्वल। ठीक है, 1 चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, उसके बाद छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत इजी सा है, ठीक है, बड़े आराम से आप कर पाओगे, डरना नहीं है बिल्कुल भी न्यूमेरिकल से, बार बार मैं कहता हूँ। देखिए जरा, एक फोर्स है 5 न्यूटन की, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, कितने डिस्टेंस के साथ, 2 मीटर के साथ, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो सिंपल है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स कितनी है हमारे पास, 5 न्यूटन की, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 जाउल। जाउल क्या है, यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, डज द एनर्जी एंड वर्क हैज सेम यूनिट। ठीक है, एनर्जी एंड वर्क के यूनिट सेम होंगे। उसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, या इसको जीरो वर्क डन भी बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले वर्क एंड एनर्जी के यूनिट सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज जो एनर्जी है इट इज ए काइंड ऑफ वर्क डन। ठीक है, जितनी भी एनर्जीज हैं वो सारी की सारी क्या है, एक तरह का वर्क डन ही है। चलिए, तो जो एनर्जी के यूनिट हैं जाउल, वही वर्क डन के यूनिट होंगे। सीजीएस में भी ऐसी अर्ग होंगे, एनर्जी के भी एंड वर्क के भी सेम टू सेम। ठीक है, अब इन दोनों में एक रिलेशन भी है कि जो 1 जाउल है वो किसके इक्वल होगा, 10⁻⁷ अर्ग्स के इक्वल। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है अपने। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10⁵ डाइन के, एंड 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो हम कर रहे थे, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, जो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, चलिए टॉपिक का नाम क्या है, हाउ डज एंगल बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफेक्ट द नेचर ऑफ वर्क डन। देखिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बीच का जो एंगल है वो कैसे वेरी करेगा, है ना, वो कैसे इंडिकेट करेगा वेदर इट इज नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। ठीक है, तो उसी के बारे में हम देखने वाले हैं सारा का सारा। तो सबसे पहले देखिए, कुछ चीजों को समझ लीजिए। मैंने जैसे बताया कि वेक्टर जो होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं, उनमें हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, फॉर्मूले प्रिस्क्राइब होते हैं। ठीक है, जैसे वर्क डन की मैं बात करूं, ठीक है, तो वर्क डन का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है F
डॉट एस, एफ डॉट एस। अब दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनके बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो जब भी ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे ना, या डॉट हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एफ का मैग्नीट्यूड, फिर एस का मैग्नीट्यूड, और डॉट हटाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एफ एंड एस के बीच का एंगल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास वर्क डन दे रखा है। ठीक है, ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस। ठीक है, अगर डॉट को हटाएं तो क्या आ गया हमारे पास, एफ एस कॉस थीटा, अभी हमने इतना पढ़ लिया है। ठीक है, ओके, अब जरा देखो, मेरे पास यहाँ पे एक बॉडी है, मैंने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करी, और बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर गई। ठीक है, तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी यही थी, और बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कर रही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा। ठीक है, फोर्स भी इस डायरेक्शन में हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस जीरो, एंड कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो कॉस जीरो की जगह पे हमने 1 लिखा, तो ये बन गया W इज इक्वल टू एफ एस। अब इस केस में पता चल ही रहा है कि जो वर्क डन है वो क्या है, एक तरह का पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है, ना ही जीरो आ रहा है कहीं पे, है ना, तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, दूसरे केस पे आ जाइए, देखिए जरा सेकंड केस, when force and displacement are in opposite direction, that is थीटा कितना होगा, 180। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, भाई ऐसा कैसे हो गया कि फोर्स मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई करूं और बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करे, क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है ऐसा, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए जरा, यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है, लेट अस सपोज, ठीक है, तो बॉल को मैं ऊपर की तरफ ऐसे थ्रो कर रहा हूँ ऐसे, तो बॉल ऊपर जा रही है ना, जाने के बाद क्या होगा, एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद नीचे आ जाएगी, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने बॉल, मेरे पास बॉल थी एक्चुअल, ठीक है, तो मैंने बॉल को थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉल यहां तक पहुंचने के बाद फिर क्या करेगी, नीचे ग्राउंड पे आ जाएगी। ठीक है, तो बॉल का स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ये वाला, फाइनल ये है। बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, बॉडी ने ये डिस्प्लेसमेंट करी, किस डायरेक्शन में करी, नीचे की डायरेक्शन। फोर्स किस तरफ अप्लाई करी थी, ऊपर की डायरेक्शन में, है ना, तो फोर्स ऊपर को अप्लाई करी, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुई, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, है ना। तो फिर इस केस में क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, है ना, एंड कॉस 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास, माइनस ऑफ एफ एस। तो यहां से पता चल रहा है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो वर्क डन है यहाँ पे वो क्या है, नेगेटिव वर्क डन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड केस में क्या है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो कैसे, देखिए जरा एग्जांपल देखिए, लेट अस सपोज कि यहाँ पे मून है हमारे पास, है ना, तो मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, मून के ऊपर फोर्स लग रही है कोई, बिल्कुल लग रही है, कौन सी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, तो वो फोर्स लग रही है ऐसे नीचे की तरफ, है ना, और मून मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना सर्कुलर मोशन पे, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करा, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गई, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना, 90 डिग्री,
ठीक है, तो cos थीटा की जगह आ गया cos 90 एंड cos 90 किसके इक्वल होता है, 0 के, तो वर्क डन इन दिस केस विल बी 0। ठीक है, तो जब जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, वर्क डन विल बी 0। ठीक है, यहां से एक एग्जांपल भी आपको बताता हूं। आपने शायद सुना होगा कि एक कुली है ना, जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे मूव करता है, अपने सिर के ऊपर बहुत सारा लगेज उठा रखा है उसने, है ना, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो वो कितना वर्क डन करेगा, है ना, आपके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा करेगा, है ना, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसका वर्क डन क्या होगा, 0। 0 वर्क डन करेगा। क्यों करेगा, आप देखिए जरा, जब उसने अपने सिर के ऊपर लगेज रखा, है ना, तो यहां से वो फोर्स किस तरफ अप्लाई कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, और वो मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, है ना, तो 90 डिग्री मतलब cos 90, cos 90 0 के इक्वल होता है, तो वर्क डन बाय दैट कुली विल बी 0। ठीक है, इतना काम कर रहा है और फिजिक्स ने बोल दिया कि 0 वर्क डन कर रहा है ना। चलिए चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं यहां से। देखिए यहाँ पे क्या है, एक पॉटर लिफ्ट ए लगेज ऑफ 50 kg फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर above the ground. Calculate the work done by him on the luggage। ठीक है, एक पॉटर है, वो क्या कर रहा है, जमीन से सामान को उठा के यहाँ सिर के ऊपर रख रहा है, लगेज है ना, ग्राउंड से लगेज को उठा के अपने सिर पे रख रहा है। अब उसकी हाइट कितनी है, देखो कितनी हाइट पे लेके जा रहा है, 1.5 मीटर, तो ग्राउंड से लेके यहां तक हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, ओके, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो फोर्स किसके इक्वल होगी, देखिए जरा, क्या दे रखे है हमें, एक तो दे रखा है मास। ठीक है, अच्छा अब फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। जिस केस में एक्सेलरेशन ना हो या ऊपर या नीचे की तरफ उठा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को वहां पे ए को रिप्लेस कर सकते हैं बाय जी। ठीक है, तो एम कितना है, देखिए जरा हमारा, एम हो गया हमारा 15 के जी कितना है, जी दे रखा है 10, एंड एस यहाँ पे क्या होगा, एस विल बी ट्रीटेड एज हाइट, मतलब किस हाइट तक हमने उसको उठाया, कितनी डिस्प्लेसमेंट कराई, फ्रॉम ग्राउंड टू यहां तक कितना था वो, 1.5 मीटर, इतना ही था 1.5 मीटर, है ना, तो इसका पॉइंट हटा लो, क्या बना, 15 इंटू 10, 15 डिवाइडेड बाय 10, कैंसिल करो, तो वर्क डन कितना आ गया हमारा, 225 जाउल। ठीक है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है, तो ये सारा ऐसे ही यहाँ पे किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनर्जी को डिफाइन करते हैं, एनर्जी क्या है बेसिकली। देखिए अभी मैंने बोला था कि एनर्जी एंड वर्क डन दोनों सेम सेम है ना, तो फिर इसे पढ़ने की क्या जरूरत है, तो देखिए अगर एनर्जी को डिफाइन करना हो क्या लिख सकते हैं, इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, या ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज अबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, चलिए उसके बाद टाइप्स ऑफ एनर्जी देखते हैं जरा। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी हमारे पास बहुत सारी एनर्जी हैं सराउंडिंग में, है ना, तो हम यहाँ पे एक लॉ को रिकॉल करते हैं, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। उस लॉ में क्या था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी को बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे स्टोव का जो फ्लेम है वो क्या कर रहा है, एक तरह से हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसी हीट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर दी कुकिंग पर्पस। ठीक है। साउंड एनर्जी, यहाँ पे ड्रम है, माइक है ना, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार है, तो उससे क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या है, एक तरह की साउंड एनर्जी। ये क्या है, विंड एनर्जी, तो ये विंड मिल है, विंड की फ्लो की वजह से ये मूव करती है, जिसकी वजह से ये विंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी लाइटनिंग हो रही है, तो इस लाइटनिंग की वजह से जो चार्ज है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सनलाइट है, तो सनलाइट भी क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, कोई भी लाइट है इट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, इन विच फॉर्म, लाइट फॉर्म। ठीक है। उसके बाद टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो टाइड्स की वजह से बने, सी के अंदर टाइड्स उठती है ना बड़ी बड़ी, तो टाइड्स की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो उसको हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। बेसिकली टाइडल एनर्जी इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमें पढ़ना है अपने चैप्टर में, है ना, तो हमें पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये दो चीजों से मिलकर बनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब इट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी पे जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो किसी बॉडी के मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी है दैट इज सेड टू बी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे देखो यहाँ पे मिसाइल है, मिसाइल मूव कर रही है ना, तो अब ये मूव कर रही है, इसके पास एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, मूव कर रही है ना, तो मोशन की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे एक लेपर्ड है, लेपर्ड मूव कर रहा है, भाग रहा है, तो उसके पास भी एनर्जी है, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में है। अगर मैं वॉक करूं या भागूं तब मेरे पास भी एनर्जी होगी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ बॉडी, एंड v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है। ओके। उसके बाद आ गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और शेप। किसी बॉडी की पोजीशन या शेप की वजह से जो एनर्जी उसके पास आए वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। पहले पोजीशन के बारे में बात करते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे कोई बॉडी है, मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गया, है ना, अब इसके पास यहाँ पे अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे मूव करेगी, मतलब इसके पास एनर्जी स्टोर हो चुकी है ना। हम क्या करते हैं घर में, हमारा जो वाटर टैंक होता है वो छत के ऊपर हमने रखा होता है, क्यों, ताकि वाटर इजीली फ्लो कर सके। तो छत के ऊपर जो पानी पड़ा है उसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। जब उसको मूव करने के लिए हम फोर्स करेंगे तब वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वहां का जो पानी जो स्टोर कर रखा है हमने वो मूव करेगा, मूव करेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है उसकी हाइट की वजह से या उसकी पोजीशन की वजह से, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इस तरह की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। दूसरा है शेप की वजह से, शेप की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है,
देखिए हमारे पास एक रबर बैंड है, हमने उसको स्ट्रेच किया ऐसी, तो स्ट्रेच करने की वजह से वो थोड़ा सा ऐसे वाइड हो जाएगा, जब छोड़ेंगे वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। जब हमने उसको स्ट्रेच करके इस पॉइंट तक ले आए हैं, अब इस रबर बैंड के अंदर क्या है, एनर्जी स्टोर हो चुकी है। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से दोबारा से अपनी शेप को रीगेन कर लेगा, वापिस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया, ये भी आपको समझा देता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको भी जरा समझ लीजिए। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में एक बॉडी है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी और ये बॉडी मूव करने लगी विद वेलोसिटी v। ठीक है, अब इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं है, v आ चुकी है ना। तो मुझे वर्क डन निकालना है। देखो मैंने बोला हर तरह की जो एनर्जी है वो क्या है? वर्क डन ही है एक तरह का। ठीक है, तो मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ओके, अच्छा अब जरा पे यहाँ पे एक और चीज देखिए। लेट सपोज कि बॉडी ने यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट करी। ठीक है, बॉडी ने यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट करी। ठीक है, अच्छा अब उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए जरा, क्या यू वी एंड एस का कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2a s। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन में, है ना। तो a को रिप्लेस कर देंगे बाय g। ठीक है, a को रिप्लेस कर देंगे बाय g। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए जरा, u की वैल्यू 0 होगी, तो वी स्क्र इक्वल टू 2gs। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए चलो इसको g को a के साथ ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, a की फॉर्म में रहने देते हैं। वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2a s। u की वैल्यू 0 होगी बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो ये बना हमारे पास s इक्वल्स टू वी स्क्र अपॉन 2a। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या बनी? वी स्क्र अपॉन 2a। अब इस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे पुट कर देंगे हम। देखिए फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आई? देखिए जरा, वी स्क्र अपॉन 2a, है ना। a से कैंसिल करिए, तो वर्क डन क्या आया हमारे पास? mv² अपॉन 2। इसी को तो हमने काइनेटिक एनर्जी बोला था। तो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना इनका? हाफ mv²। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अगर इस तरह की डेरिवेशन अभी समझ लोगे तो +1 क्लास में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज सेम टू सेम ऐसे ही चलेंगी वहां पे भी। ठीक है, चलिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी करवा देता हूं, लीजिए। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ पे ग्राउंड पे हमारे पास एक बॉडी पड़ी है, हमने इस बॉडी को उठा के यहाँ इस पॉइंट तक ले गए। ठीक है, ये कितनी हाइट थी? ये थी h। और इस बॉडी का कुछ वेट था नीचे की तरफ, उसको हम लिख लेते हैं mg। ठीक है, ओके। तो हमें यहाँ पे भी वर्क डन ही निकालेंगे। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हमने यहां से बॉडी को उठा के यहाँ पे लेके जाना है, तो मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे ऊपर की तरफ, कितनी फोर्स होगी? mg के इक्वल। ठीक है, तो फोर्स क्या होगी? mg के इक्वल। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके गए यहां तक, वो क्या आएगी? h। तो बस यही फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और फॉर्मूला क्या बना? mgh।
है ना, जैसे वो आप याद करते हो MDH की एड, है ना, उसी तरह से MGH। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। चलिए, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी जरा देख लीजिए। ठीक है, तो क्या है देखिए जरा डेरिवेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए, जब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने निकाला, तब हमने माना था कि बॉडी स्टार्टिंग पे रेस्ट पे है, हमने फोर्स अप्लाई करी, वो मोशन में आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सेम टू सेम, है ना। अच्छा, हमने ये मानना है कि बॉडी रेस्ट पे नहीं है, उसकी जो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है वो u है ना, तो u जीरो नहीं है, 5 10 1 कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है, जीरो नहीं है। अच्छा, जब फोर्स अप्लाई करी उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, v, और ये बॉल का मास था m, ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ओके, वर्क डन निकालते हैं कैसे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसे निकालनी है, सेम वही फॉर्मूला, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। एस को सब्जेक्ट बनाइए, क्या आ गया, वी स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो ये पुट कर दीजिए यहाँ पे, यही चीज की हमने, मैं यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ, एम ए इंटू वी स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन 2a। ए से ए कैंसिल करिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, यही बचा ना, देखिए जरा, हाफ m वी स्केयर माइनस यू स्केयर। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ m को v के साथ करिए, तो ये बन गया हाफ एम वी स्केयर। इसी तरह से इस हाफ m को मल्टीप्लाई करिए u के साथ, जैसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये क्या बनेगा, हाफ m u स्केयर। ठीक है, अच्छा देखिए, ये हमारी स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, है ना, और ये वाली फाइनल वेलोसिटी थी। तो उस हिसाब से ये वाली जो एनर्जी होनी चाहिए, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और ये वाली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से फिर वर्क डन क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस थ्योरम को भी +1 क्लास में पेपर में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से कर लो वो अच्छा है। ठीक है, चलिए छोटा सा न्यूमेरिकल है, और यहाँ पे देख लीजिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg is moving with the uniform velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, तो मास दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, एंड v की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 16। इसको कट करो तो कितना आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई हमारे पास 120 जूल। ठीक है, इतनी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए और न्यूमेरिकल एक, ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन ये जो हमने अभी किया था वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, ये वाली, कि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, उसी पे बेस है ये। ठीक है, चलिए करते हैं इसको भी। देखिए क्या है, व्हाट इज द वर्क डन, work to be done to increase velocity of car from 30 to 60 km per hour if the mass of car is 1500 kg। एक कार है 1500 kg की, मूव कर रही है, उसकी स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। हमने उसके ऊपर क्या किया, वर्क डन किया, उससे वो इंक्रीज होके कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हमें वर्क डन निकालना है, कितना वर्क डन किया हमने। तो देखिए, अभी हमने फॉर्मूला किया था कि वर्क डन किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी, फाइनल, माइनस काइनेटिक एनर्जी
कौन सी, इनिशियल। ठीक है, बस यही फॉर्मूला यूज करना है। उससे पहले ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 30 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 25/3 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से 60 को भी 60 इंटू 5/18 है ना, तो ये कन्वर्ट करने के बाद क्या आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मास तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ से कॉमन निकाल लो, कुछ नहीं करना, हाफ एम कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, तो हाफ एम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाफ एम, एम की वैल्यू थी 1500। ठीक है, v की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, देखिए जरा 50/3 इंटू 50/3 क्योंकि स्केयर है, माइनस 25/3 माइनस सॉरी मल्टीप्लाई 25/3। ठीक है, तो इनमें से भी ये जो 3 इंटू 3 है कॉमन निकल रहा है, इसको कट करो पहले, तो 750 ऊपर आ गया, तो 750 9 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा 2500 माइनस 625। ठीक है, 3 3 जा 325। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 15 62 50 जाओ। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन बची है आपके लिए छोड़ो। ओके, नेक्स्ट देखिए जरा, यहाँ पे क्या दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव ही क्यों होती है हमेशा, क्या वो नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, सबसे पहले जो मास है किसी भी बॉडी का वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में है हाफ mv², तो मास तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब v की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन जो v² होगा ना, जैसे -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो माइनस वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव में ही आएगा, तो इस हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, चलो ये मैंने आपको अभी करवा दिया है। ठीक है, वही सेम चीज है, derive an expression for work done in lifting an object of mass m to the height this। यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है, यहाँ पे पड़ा है, इसको उठा के यहाँ पे लेके जाना है, तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब अर्थ की बारी आती है तो a कन्वर्ट हो जाती है g में, तो a की जगह आ गया mg, मतलब ma की जगह mg आ गया, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है h, और फॉर्मूला क्या बन गया mgh। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये चीज। चलिए, अब एक यहाँ पे एक और कंसेप्ट है छोटा सा, इसको भी समझिए जरा। देखो यहाँ पे क्या है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अलोंग विच बॉडी इज मूव्ड, इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। देखिए मुझे यहाँ पे कोई लगेज है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कोई लगेज है, मुझे यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाना है बी पॉइंट पे, तो उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब mgh, इतना ही लगेगा। अब दूसरी ऑप्शन क्या है, देखिए जरा, मैं यहां से इस मान को उठा के यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, ये जो हाइट है ना वो सेम वही है h, तो मैं ए यहां से मान उठाता हूँ, ए से पहले बी की तरफ ले जाता हूँ, बी से सी की तरफ, सी से डी, फिर डी से ई, तो इन सभी में जो मेरी एनर्जी लगेगी वो सेम वही रहेगी, कौन सी, mgh।
तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, लेकिन ये कैसे काउंट होगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल है एक छोटा सा। फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट जिसका मास है 10 kg, हाइट 6 मीटर अबव है ग्राउंड से, ठीक है, और जी की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, हमें एनर्जी निकालनी है, कैसे निकाल लेंगे, हाइट दे रखी है ना, तो फिर वर्क डन क्या होगा, या एनर्जी निकाल लें, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या होगा, mgh, है ना। तो m दे रखा है कितना, 10 kg, g की वैल्यू 9.8 दे रखी है, एंड h कितना दे रखा है हमें, 6 दे रखा है। ठीक है, ये पॉइंट हटाओ, 10 इंटू 98/10 इंटू 6, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 588 जाउल। तो ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट और न्यूमेरिकल देखिए एक, ये हमारे टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो इनको छोड़ना नहीं है। देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है हमें, ठीक है, और मास दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी है, हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है, 480 जाउल, मास दे रखा है कितना, 12, जी दे रखा है कितना, 10, एच हमें निकालना है। ठीक है, इनको एच को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आ जाएगा, 480 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, और यहाँ पे एच आ जाएगा 0 से 0, क्या आ गया, 4, तो हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 4 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बाद है ना, क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फ्री फॉल करवाया जाए, तो फ्री फॉल ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स या विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन नीचे की तरफ आए विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसको कहते थे हम फ्री फॉल। ठीक है, तो देखिए बड़े ध्यान से समझना है इसको जरा। देखिए, हमारे पास एक बॉल है, पहले ए पॉइंट पे है, ए पोजीशन पे है, कुछ टाइम बाद ये यहाँ से बी पॉइंट पे पहुंचेगी, फिर सी पॉइंट पे, यहाँ पे सी पॉइंट है। हमें क्या प्रूव करना है कि इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी और इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या है, सेम। ठीक है, कि हर एक पॉइंट पे जो एनर्जी है वो क्या है, हमारी सेम है, कंजर्व्ड है। पहले ए पॉइंट पे निकालते हैं। देखिए जरा, हर एक पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी। टोटल एनर्जी कौन कौन सी होगी यहाँ पे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ए पॉइंट पे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी देखिए, तो बॉडी रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी, देखो जरा, कितनी हाइट है इसकी यहाँ से ग्राउंड से, h, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। ठीक है, तो देखिए जरा, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल की वैल्यू होगी mgh, काइनेटिक 0, तो ये बन गई टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी होगी हमारी, mgh। ठीक है, ओके, अब आ जाइए बी पॉइंट पे। तो बॉल यहां से मूव करके यहां पे आ गई, इस पॉइंट पे। अब बॉल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, देखो जरा, यहां से मूव करके यहां तक का ही x डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ओके, चलिए सबसे पहले बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। क्या अब भी बॉडी mgh पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, अब हाइट कितनी है देखिए जरा,
यहां से लेके ये जो डिस्टेंस था यहां से यहां तक क्या था, h था। अगर ये वाला x हो गया बीच में, तो ये वाला पार्ट क्या बचेगा, h माइनस एक्स। तो अब बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच माइनस एक्स। ठीक है, तो ये लिख दी हमने पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या बना, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। क्लियर इतनी बात, ओके। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालनी है, टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट बी। फॉर्मूला तो ये होता है हाफ एम बी स्क्वायर, लेकिन v की वैल्यू कैसे निकालें, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन में। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला हुआ करता था, है ना। ओके ठीक है, हमें निकालनी है v की वैल्यू। स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट पे थी तो u जीरो हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अच्छा एस की जगह पे क्या आएगा, बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी, यहां से लेके यहां तक का ही बॉडी, तो एस की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2ax। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्सेलरेशन है ए है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय जी, तो फिर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2gx। ठीक है, चलो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पे किए होगा आई थिंक, ये रहा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एम जी एक्स, हमने यही निकालना था, पीछे देखो जरा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे भी निकाला था, ये रहा। ठीक है, लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, एम जी एक्स, तो यहां से ये कट हो जाएंगे और बचेगा क्या, टोटल एनर्जी एम जी एच। तो मतलब बी पॉइंट पे भी जो एनर्जी आई वो कितनी आई, एम जी एच। ठीक है, इसी तरह से सी पॉइंट पे निकालते हैं। अब ये जो बॉल है यहां से मूव करके यहां पे आ गई है सी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट पे हाइट तो है नहीं बॉल की कुछ, तो एच जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सी पॉइंट पे, जीरो। क्या काइनेटिक भी जीरो होगी, नहीं। काइनेटिक एनर्जी कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। a को रिप्लेस कर सकते हैं बाय g। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बॉडी की, जीरो थी, है ना। तो फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g। अब बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितनी करी है, यहां से बॉडी यहां पे आ गई है, h कर लिया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो v स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 2gh। सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है, ओके। तो अब हमें निकालनी है टोटल एनर्जी, ये लीजिए, मैं कर देता हूँ यहाँ पे सॉल्व। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 2gh। 2 से 2 कैंसिल करिए, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ गई यहाँ पे, एम जी एच। पोटेंशियल क्या आई थी, वो आई थी जीरो, दोनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा, एम जी एच आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जीरो थी, इसको ऐड किया, क्या आ गया, एम जी एच। तो बॉडी की जो एनर्जी थी वो हर एक पॉइंट पे क्या बन गई, एम जी एच। तो यहाँ पे सी पॉइंट पे भी क्या होगी, एम जी एच होगी। होपफुली आपको क्लियर होगा। ओके, अब उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए जरा, इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझते हैं, ये रहा एनर्जी फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रिजर्वर है, ठीक है, जहां पे पानी इकट्ठा करके रखा गया है, यहां से मतलब कुछ हाइट पे रखा गया है पानी को।
उस हाइट से पानी को नीचे की तरफ जैसे पाइप आ रहे हैं ऐसे फ्लो होने दिया जाता है। यहाँ बीच में क्या लगे हैं, टरबाइंस लगे हैं, ठीक है, टरबाइंस। तो पानी के फ्लो की वजह से ये जो टरबाइन है फैन की तरह ये घूमती है। तो ये जैसे ही घूमते हैं दे आर कनेक्टेड टू जनरेटर, ठीक है। तो जैसे ये घूमते हैं जनरेटर का एक्सल भी घूमता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। और यही इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुई दैट इज ट्रांसमिट टू द इलेक्ट्रिक पोल, है ना, तो उसके थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। ऐसे एक और कंसेप्ट है यहाँ पे देखिए जरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ भी पढ़ा था हमने, क्या था वो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, या इट कैन बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर, जैसे मर्जी बोल सकते हो। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए जरा, ये हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है इसके अंदर स्टोर। तो हमने इस केमिकल एनर्जी की वजह से एक बल्ब को ग्लो करवाया, तो बल्ब जैसे ही ग्लो करा तो लाइट प्रोड्यूस हुई, है ना। उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस हुआ, बल्ब हीट भी होगा तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ पे हमने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया लाइट एनर्जी में एंड हीट एनर्जी में, ठीक है। तो ओके, उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, और उसके यूनिट भी देखते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है देखिए जरा, पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। चलिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो पावर के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, वॉट, पावर के यूनिट होते हैं वॉट, ठीक है। अगर 1 वॉट को डिफाइन करना हो तो कैसे, 1 जाउल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, वो क्या होगा, 1 वॉट के इक्वल, ठीक है। चलिए, इसी तरह से सीजीएस में 1 अर्ग डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, तो वो क्या बनेगा, सीजीएस फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, ये जो यूनिट है वॉट, ये इस पर्सन की वजह से है, इस पर्सन का नाम है जेम्स वॉट, ठीक है। ओके, पावर डेवलप्ड और यूज्ड इज 1 वॉट, ठीक है। 1 वॉट की पावर कब होगी, जब 1 जाउल का वर्क किया जाए 1 सेकेंड में, ठीक है। द पावर इज सेट टू बी 1 वॉट इफ 1 जाउल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, ठीक है। ओके, यूनिट्स की बात करते हैं। हायर यूनिट की बात करें वॉट के, तो वो हो जाते हैं किलोवाट। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1000 वॉट के इक्वल, ठीक है। जैसे पावर के यूनिट लिखे थे हमने, वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। तो एनर्जी यूज डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से आप ऐसा भी कर सकते हो कि एनर्जी को सब्जेक्ट बनाओ, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनर्जी यूज इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर के यूनिट क्या थे देखिए जरा, किलोवाट जो हाईएस्ट यूनिट करे थे, और आर ऐसे टाइम के यूनिट लगा दिए हमने, ठीक है। चलिए, तो ये एनर्जी के लिए यूनिट हो गए हमारे कमर्शियल यूनिट। हॉर्स पावर, एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वॉट। आपने देखा होगा ना कार बाइक्स, इसकी जो पावर है दैट इज मेजर्ड इनटू हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर अगर बोले 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, तो आप समझ लीजिए कितने वॉट का है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है। ओके, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के भी बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, अगर आपने कोई कंडक्टर है, आप उसको काफी टाइम तक यूज करते आ रहे हैं, जैसे फोन का चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, आप बहुत टाइम से उसको चला रहे हैं और वो हीट अप होना शुरू हो जाता है ना। तो वो क्या है, एक तरह की हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और वो किसके इक्वल होगी, पावर इनटू टाइम के, ठीक है, पावर इनटू टाइम के। ओके, रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ वर्क,
देखिए वर्क डन किसके इक्वल है, पावर इनटू टाइम। ये कैसे है देखिए जरा, हमने किया था ना, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। यहां से वर्क डन को सब्जेक्ट बनाइए, क्या आ गया, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पावर के यूनिट होते हैं वॉट, टाइम के सेकंड। कमर्शियल यूनिट क्या होते हैं वॉट के, होते हैं किलोवाट, मतलब 1000 वाट। आर, आर को अगर कन्वर्ट करें सेकंड में, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये बन गए 3600 सेकंड। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल बनता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जॉल। ठीक है, ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। 2 गर्ल्स each of weight 400 Newton climb up a rope through a height of 8 meter. We name one of the girl as A, other as B. Girl A takes 50 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by each girl? हमें पावर निकालनी है ना। तो क्या क्या दे रखा है, एक तो वेट दे रखा है, देखिए जरा वेट क्या है, एक तरह की फोर्स ही होती है, डाउनवर्ड फोर्स, तो वो हमें दे रखी है। हाइट दे रखी है, फोर्स दे रखी है और टाइम दे रखी है। देखिए अगर फर्स्ट गर्ल की बात करूं तो उसकी पावर निकालनी, क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे हाइट का कंसेप्ट दे रखा है, तो हाइट का कंसेप्ट दे रखा है तो क्या होगा, mgh। mg क्या हो जाएगा हमारा, जो वेट दे रखा है 400, है ना, और h दे रखा है हमारे पास कितना, 8 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, चलो फर्स्ट गर्ल के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो mg की जगह पे आ गया 400, h कितना है 8 मीटर, टाइम फर्स्ट गर्ल के लिए कितना है 20 सेकेंड। इनको कट करो तो ये कितना आ गया 160 जाउल। ठीक है, पावर आ गया कितना 160 जाउल। दूसरी गर्ल के लिए भी इसी तरह से निकाल लो, पीबी mgh डिवाइडेड बाय टी। mgh तो सेम ही रहेगा, सेम फोर्स है, हाइट भी सेम है ना 8 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 50 है, कैंसिल करो 8, ये कितना आ गया 64 जाउल। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे वॉट आना था, जाउल नहीं वॉट, यहाँ पे भी वॉट। ठीक है, तो दोनों की पावर हमने निकाली। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए, ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इनको स्किप करने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, A boy of mass 50 kg runs on a staircase 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर। देखिए एक बॉय है, ठीक है, वो ऐसे स्टेयर्स के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वो 45 स्टेप्स को कवर करता है कितने टाइम में, 9 सेकेंड में। ठीक है, हर एक जो स्टेप है वो 15 सेंटीमीटर हाइट में है, यहाँ पे ये जो हाइट है ये कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह के 45 हैं, तो अगर पूरी हाइट निकालनी हो हमें तो क्या हो जाएगा 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 675 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, हमें चाहिए मीटर में, तो डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया हमारे पास हाइट। मास तो है ही ऑलरेडी बॉय का, है ना, जी की भी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें पावर निकालनी है, तो पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर के लिए सॉरी वर्क के लिए mgh डिवाइडेड बाय टाइम। तो m की वैल्यू है हमारे पास 50
G की वैल्यू 10 है एंड H की वैल्यू है हमारे पास 6.75 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लेता है? 9 सेकेंड लेता है। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 375 वॉट। तो इतनी पावर है उस बच्चे में। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में डाउट लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, मैं जरूर उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।